Hey friends, welcome to part 3 of chapter 4 food security in India। लास्ट टू पार्ट्स में हमने देखा कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत किन्हें है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फूड इनसिक्योरिटी है क्या या खाद्य असुरक्षा क्या होती है। इन दिस वीडियो हम लोग हंगर या भुखमरी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। मतलब भूखमरी जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को दिखाने वाला एक और पहलू है। जहाँ भूखमरी होगी वहाँ फूड इनसिक्योरिटी होगी या हम कह सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ही जो है भूखमरी लोगों में होती है। अब हम भूखमरी को भी या हंगर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रॉनिक हंगर एंड द अनदर वन इज सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर या इसे हम हिंदी में कहते हैं दीर्घकालीन भूखमरी। दीर्घकालीन भूखमरी का मतलब ये नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं। क्रॉनिक हंगर या दीर्घकालीन भूखमरी का मतलब ये है कि एक बहुत लंबे टाइम तक या तो उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, इतना खाना मिलता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में होने चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं होते, जिससे उनके शरीर में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा क्रॉनिक हंगर या दीर्घकालीन भूखमरी। अब हम आते हैं सीजनल हंगर। सीजनल हंगर या मौसमी भूखमरी। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि सीजनल हंगर मतलब कुछ साल के कुछ टाइम उन लोगों को काम मिलता है, उस टाइम वो भुखमरी के शिकार नहीं होते, बट बाकी समय जो है उनके पास कोई काम नहीं होता। अगर हम गांव में देखें तो खेतों में काम करने वाले मजदूर जो कटाई और बीज बोने के टाइम उनकी ज़रूरत होती है, बट बीज के टाइम में वो लोग इसी मौसमी भुखमरी का शिकार होते हैं। इसी तरीके से अगर आप शहरों में देखें तो घर बनाने के लिए जो लोग मजदूरी करते हैं, जब बरसात का समय आता है तो उनमें से आधे से भी कम लोगों को ही मजदूरी मिल पाती है, क्योंकि बरसात के समय में जो वो कार्य है वो नहीं होता या वो उस मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर ये दो टाइप हैं हंगर या भुखमरी के। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि फूड इनसिक्योरिटी के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर हमें फूड सिक्योर करना है इंडिया को, तो हमें इन तीनों एस्पेक्ट्स को पूरा करना होगा। सबसे पहला है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। मतलब फूड हमारे देश में उपलब्ध होना चाहिए, चाहे हम उसे इंपोर्ट करें या हम उसे अपने देश में उगाएं। इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम उसे अपने ही देश में उगाने की कोशिश करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा नहीं देनी होगी, हमें फॉरेन करेंसी जो है वो नहीं देनी होगी, एंड सेकंड इज हमारे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और उनकी गरीबी दूर होगी। तो जो पहला पॉइंट है उसके लिए हमारे देश में जो कदम उठाया गया उसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया, या इसे हमने हरित क्रांति भी कहा। हरित क्रांति का क्या मतलब है? क्रांति मतलब होता है बदलाव, और हरित क्रांति, हरित शब्द जो है वो खेतों की हरियाली से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फसल उगाने के तरीके में, हमारी उपज में जो चेंजेस आया, जो अच्छा चेंज आया, उसी को हमने हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। अब इस हरित क्रांति में क्या हुआ? इस हरित क्रांति में हुआ यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड। मतलब HYV सीड्स का जो है उपयोग किया गया। अब ये सीड्स कैसे थे? ये सीड्स ऐसे थे कि जो एक पौधे पर जितने अगर हमने गेहूं का पौधा उगाया है तो इन वाले सीड से अगर हम इन सीड्स का प्रयोग करते थे तो उस एक पौधे पर ही ज़्यादा जो है गेहूं उगते थे। तो इस तरीके से उतने ही क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा पैदावार कर पाए। इसके अलावा बेटर इरिगेशन। पहले के टाइम पर जो इरिगेशन सिस्टम था वो ज़्यादातर बारिश पर निर्भर था, बट अब ट्यूबवेल, नहरें और बहुत से चेंजेस आ गए हैं। तो जिसकी वजह से भी जो है फसलों में जब अच्छे से सिंचाई होती है तो फसल अच्छी होती है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से जो पौधा भूमि से जो पोषक तत्व लेता है वो उन्हें बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। पेस्टिसाइड्स।
पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना शुरू हुआ। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो पेस्ट जो होते हैं वो पौधों को ख़राब कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स के यूज़ से उन कीड़ों को मार दिया गया, जिससे कि हमारी फसल ख़राब होने से बची। फार्म मशीनरी, इसके अलावा अच्छी फार्म मशीनरी, अच्छे ट्रैक्टर और इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया, और इन सब का यूज़ करके हमने देखा कि जो हमारा पैदावार थी, हमारी जो उपज हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अगर हम देखें तो हाई रेट ऑफ सक्सेस इसमें हमने देखा कि 1964 में 7.23 मिलियन टन्स जो है पैदावार हो रही थी, वहीं 1995-96 में ये पैदावार बढ़कर 30.33 मिलियन टन्स जो है वो हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसके 4 टाइम्स से भी जो है ये ज़्यादा है। तो ये हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें कई बार एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वो है कि स्टैम्प रिलीज्ड बाय इंदिरा गांधी इन जनवरी 1968 रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के लिए या इसके बढ़ावे के लिए उस टाइम हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जुलाई 1968 में एक स्टैम्प जारी किया था रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन किया। पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो देश के सभी हिस्सों में एक बराबर नहीं हुआ। पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ और पैदावार बहुत ज़्यादा हुई। बट अगर हम कुछ और स्टेट्स देखें जैसे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तो इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जो है आज भी पैदावार जो है वो बहुत ही कम है, और हमें इन एरियाज़ में भी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने की सरकार को कोशिश अभी करनी होगी, अगर वो और अधिक अनाज उगाना चाहता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।